next is question number 6. When you release an inflated but untied balloon, तो यहाँ पे untied balloon आएगा. When you release inflated but untied balloon, why does it fly across the room? कहते हैं कि आपके पास एक बैलून है जिसमें आपने एयर को फिल किया हुआ है, और जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे ना रूम में, तो कहते हैं कि वो इरेगुलरली मूव क्यों करने लग जाता है, इधर उधर रैंडमली रूम में ना वो मूव करने लग जाएगा. तो कहते हैं व्हाई डज द अनटाइड बैलून फ्लाई अक्रॉस द रूम. तो इसमें देखें, हमने क्या कहना है कि जैसे इस पिक्चर में देखें, हमारे पास एक बैलून है जिसमें हमने एयर को क्या किया होता है, फिल किया हुआ. दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स. और जब हम उसको फिल करते हैं, सो वी आर एक्सर्टिंग दी प्रेशर. तो इनसाइड अभी प्रेशर क्या है, मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होता है. अब यहाँ से अब हमने इसको ना बांधा हुआ नहीं है बल्कि अनटाइड है. अब जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो इसमें से जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो कहाँ पे निकलेंगे, बाहर की तरफ, इस साइड पे. तो हमने कहना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द बैलून फ्लाइज अक्रॉस द रूम. जो बैलून है वो रूम में क्या करेगा, मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा. बिकॉज टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो बैलून है वो रैंडमली मूव करता है. नेक्स्ट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन. तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जस्ट लिखा है कि मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए द बैलून मूव्स क्रॉस द रूम. एक्सप्लेनेशन, द गैस इनसाइड द बैलून इज एट हाई प्रेशर. क्योंकि देखें, जब हम उसमें हवा भर रहे हैं तो इनसाइड प्रेशर को हम क्या करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते जा रहे हैं, और इनसाइड एयर मॉलिक्यूल्स को हम फिल करते जा रहे हैं. सो इनसाइड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, द बैलून एंड रिमेनिंग गैसेस गेन मोमेंटम विच इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ द एस्केपिंग गैसेस. देखें, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं इस साइड से, तो इनका मोमेंटम कहाँ पर होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में. मतलब ये दीज आर द मोमेंटम ऑफ द एस्केपिंग एयर मॉलिक्यूल को मैं P1 कह देता हूँ. तो मोमेंटम गेन बाय बैलून, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, क्योंकि देखें शुरू में तो मोमेंटम ज़ीरो है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बैलून जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. अब जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो हर डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, बैलून से रिलीज हो रहे होते हैं. ये नहीं होता कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं. अब हर एक के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो बैलून है वो रूम में रैंडमली क्या करेगा, मूव करेगा. तो हम दोबारा इस पॉइंट को पढ़ते हैं. द गैस इनसाइड द बैलून इज एट हाई प्रेशर. जो आपके पास बैलून के अंदर गैस फिल की होती है हमने, उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है. अब जैसे ही हम उसको जैसे अनटाइट साइड है, तो हम वहाँ से जैसे ही रिलीज़ करेंगे ना, उसको छोड़ेंगे, तो एयर मॉलिक्यूल्स तेज़ी से बाहर की तरफ क्या हो रहे होंगे, रिलीज़ हो रहे होंगे. हम इस फर्स्ट पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, द गैस इनसाइड द बैलून इज एट हाई प्रेशर एंड इट इज रशेज आउट. रशेज आउट मतलब वो बाहर की तरफ एयर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, out from the open end of the balloon, rushes out from the open end of the balloon, open end of the balloon. जैसे ही आपने उसको बैलून को रिलीज करेंगे ना, तो एयर तेजी से उसमें से बाहर निकलेगी और डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रही है. द बैलून एंड द रिमेनिंग गैसेस गेन मोमेंटम. अब जो देखें, उस बैलून के अंदर जो कुछ गैस बच गई है वो
और जो बैलून खुद है वो क्या करेगा, मोमेंटम गेन करेगा, इक्वल गेन करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। अब वो शुरू में मोमेंटम, क्योंकि बैलून अभी आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो शुरू में एयर मॉलिक्यूल्स और बैलून का मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, मतलब वो रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हैं तो एयर उसमें से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलीज़ होती है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून जो है ना, वो यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं कि ये बैलून है और इसमें आपने एयर फिल की हुई है। अब जैसे ही आप इसको, शुरू में मोमेंटम क्या है, ज़ीरो ले लेते हैं, और अब जैसे ही एयर इसमें से बाहर निकल रही है ना तेज़ी के साथ, तो इन एयर मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जिसको मैं P1 ले लेता हूँ। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बैलून इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ताकि नेट मोमेंटम ज़ीरो आ जाए और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहें, सेम रहें। दस बैलून फ्लाइज अक्रॉस द रूम ऑपोजिट टू द एस्केपिंग गैस। जो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं ना, हमेशा बैलून उसके ऑपोजिट मूव करेगा और रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जस्ट मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, क्योंकि शुरू में मोमेंटम ज़ीरो था, तो आफ्टर रिलीजिंग द बैलून एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तेज़ी से बाहर निकलने लग जाते हैं, तो उनका एक सर्टेन डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून क्या करेगा, मूव करेगा, ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. A modern car are not rigid but are designed to have crumple zone. जो आपके पास जो न्यू कार्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं होती हैं, बल्कि उनमें क्या होते हैं, क्रम्पल जोन्स होते हैं। नेक्स्ट, इरेगुलर फोल्ड्स, मतलब आपने अगर देखा हो कि जो गाड़ियां हैं उनको बिल्कुल वो एक प्लेन उसकी शेप नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ आ रही होती है, उसके बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। ये देखें यहाँ पे, ये इसकी फ्रंट साइड है। अब ये तो चले इन्होंने एक्सीडेंट को शो किया हुआ है ना, अगर वैसे आप गाड़ी को देखें तो यहाँ पर ना इरेगुलरिटीज़ होंगी, आपके आपने देखा होगा उसके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि डिज़ाइन बना हुआ है। एक्चुअली वो डिज़ाइन नहीं होता, उसकी वो रीज़न है, वो हमने देखना है। और इसी तरह जो बैक साइड है वो भी बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाते हैं, उसमें भी वो इरेगुलरिटीज़, इरेगुलर फोल्ड्स आए होते हैं, मतलब वो ऊपर नीचे इस तरह का डिज़ाइन बना होता है। दैट कोलैप्स अपॉन इम्पैक्ट, और जैसे ही वो कहीं पे भी जाके स्ट्राइक करती है तो वो जो क्रम्पल जोन है ना वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, क्लैप्स हो जाते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन, कहते हैं ये क्रम्पल जोन क्यों बनाते हैं, इरेगुलर जो फोल्ड्स हैं गाड़ी की फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे वो क्यों बनाते हैं। ये ज़रा फ्रंट साइड देखें कि ये उन्होंने ऐसे समझ लें कि उसने उनका जो बॉनेट है ना उसको खोला हुआ है, तो फ्रंट क्रम्पल जोन, जो फ्रंट साइड है उस पर भी इस तरह की ना इरेगुलरिटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरह जो बैक साइड है इसमें भी ये इस तरह के इन्होंने ना इरेगुलर शेप्स बनाई होती हैं, ठीक है। इसी तरह सेम फ्रंट साइड पे भी ना एक बिल्कुल प्लेन नहीं होता, बल्कि इरेगुलर सी शेप आ रही होती है। कहते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, आपने लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द क्रम्पल जोन इंक्रीजेज द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ड्राइवर। जो क्रम्पल जोन है वो बेसिकली टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ड्राइवर इन अ क्रैश, मतलब जब गाड़ी कहीं हिट करती है ना, तो इसका मतलब है पहले वो डायरेक्ट आके ड्राइवर को हिट नहीं करेगी, जो भी चीज़ है वो पहले इन क्रम्पल जोन्स को हिट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राइवर तक फोर्स का इम्पैक्ट आते आते थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर देखें ये क्रम्पल जोन ना हो, बिल्कुल फ्रंट साइड हो, तो जैसे ही गाड़ी हिट करेगी ना तो डायरेक्टली सारी की सारी फोर्स किसको लगेगी, ड्राइवर को लगेगी या जो पैसेंजर बैठे होंगे उनको लगेगी। लेकिन ये इस तरह के क्रम्पल जोन्स बना देते हैं ताकि जो फोर्स लगनी है ना पहले किस पे लगे,
इन क्रम्पल जोन्स पे लगे, जो उसका बोनट है या आपके पास बैक साइड है, रियर साइड है, उस पे पहले फोर्स लगे, जो क्या करेंगे, उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये लेट्स सपोज क्रम्पल जोन ना होते, डायरेक्ट फ्रंट साइड ही आ जाती, ड्राइवर वाली सीट ही आ जाती, तो उससे क्या होता, डायरेक्ट फोर्स किसको लगती, ड्राइवर को। लेकिन अब पहले फोर्स को कौन बियर करेगा, ये फ्रंट साइड बियर करेगी, क्रम्पल जोन्स बियर करेंगे। ठीक है, ये पूरा एरिया ही क्या होता है, क्रम्पल जोन कहते हैं। और इसी तरह ये जो पूरा एरिया है, इसको भी आप क्रम्पल जोन कहते हैं, लेकिन बैक साइड का। तो पहले फोर्स कौन बियर करेगा, फ्रंट साइड। तो फिर वो फोर्स आगे किसको ट्रांसफर करेगा, ड्राइवर को। तो देखिए टाइम इंक्रीज हो गया ना। अगर ये फ्रंट साइड ही ना होती, डायरेक्ट ड्राइवर की यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही होती, इस जगह से गाड़ी की शेप इस तरह से होती, तो डायरेक्ट फोर्स किसको लगती है, ड्राइवर को। लेकिन अब ये जो क्रम्पल जोन वाला पोर्शन आ गया है, अब पहले ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, देन फिर ये फोर्स को आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टूवर्ड्स द ड्राइवर, जिसकी वजह से टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और टाइम ज़्यादा होने से फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसका मतलब है क्रम्पल जोन्स जो है, दैट इंक्रीजेज द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ड्राइवर इन अ क्रैश। ये जो आपके पास एक्सीडेंट होता है, उस टाइम वो टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब देखें, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी होता है। अब टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ड्राइवर इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले फोर्स किसने एक्सपीरियंस करनी है, क्रम्पल जोन ने, मतलब उसके बोनेट ने एक्सपीरियंस करनी है। फिर वो फोर्स किसको ट्रांसफर होगी, ड्राइवर को। तो टाइम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर फोर्स पहले, अगर क्रम्पल जोन ना होते, तो लेट्स सपोज अगर फोर्स 2 सेकंड तक, 2 मिली सेकंड में पहुंचनी है, तो क्रम्पल जोन की वजह से टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज 10 मिली सेकंड हो गया, 20 मिली सेकंड हो गया, जिससे टाइम इंक्रीज हो जाता है और फोर्स फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, दिस शोज दैट बाय इंक्रीजेज द टाइम। ठीक है, टाइम के ज्यादा होने से एवरेज फोर्स विल डिक्रीज, एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजरीज, इसकी वजह से इंजरीज के, चोट लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। और इस तरह भी आप कह सकते हैं, क्रम्पल जोन एब्जॉर्ब सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी आके हिट कर रही है, तो जो बोनट है या बैक साइड है, वो कुछ एनर्जी को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जिसकी वजह से टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बोनट की वजह से या बैक साइड की वजह से, जिनको हम क्रम्पल जोन कहते हैं, वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं, टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो इंक्रीज कर देते हैं। और टाइम ज़्यादा होने से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है, उस या जो भी लोग गाड़ी में बैठे हैं, उनको चोट लगने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे या कम चोट लगेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज why we can hit a long sixer in a cricket match rather than if we toss a ball for ourselves। कहते हैं कि अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो बॉलर क्या करवाएगा, बॉल करवा रहा होगा, और आपने इसको हिट करना है। तो कहते हैं उस केस में, अगर हम इसकी यहाँ पे अगर पिक्चर बनाने की बनाएं, तो वो इस तरह चले बना लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर है, ठीक है, वो बैट से बॉल को हिट कर रहा है। लेट्स सपोज ये बैट है। अब यहाँ से जो है वो बॉलर
बॉल करवा रहा है, तो जैसे ही वो बॉल करवाएगा तो एक सर्टेन एंगल से बॉल इसकी तरफ आएगी और वो इसको क्या कर रहा होगा, हिट करता है। ऐसे ही होता है इसमें क्रिकेट मैच में, तरह से हम बना लेते हैं कि बॉलर जो है वो बॉल करवा रहा होता है और बैट्समैन दूसरे एंड पे होगा और बैट्समैन ने बैट से क्या करना है, बॉल को हिट करना। नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन क्या है कि सिंपल जस्ट बैट्समैन ही है, बॉलर नहीं है, जस्ट बैट्समैन है और बॉलर नहीं है, और यहाँ पे हम ऐसे बैट बना लेते हैं। ठीक है, अब वो बैट्समैन खुद ही अपने हाथ से बॉल को क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है, जैसे आप खुद से ऊपर की तरफ बॉल को टॉस करें और फिर उसको हिट करने की कोशिश करें। तो दो सिचुएशन है, एक ये वाली आ जाती है, ए कह देते हैं, और दूसरी सिचुएशन है बी। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि इसके आप डिफरेंट रीजंस लिख सकते हैं, कि डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। अब पहला पॉइंट है, द मोशन ऑफ बॉल इन अ क्रिकेट मैच इज लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे देखें, जब बॉलर बॉल करवाता है तो वो एक एंड से थ्रो करेगा और बॉल दूसरे एंड पे जा रही होती है, इट इज जस्ट लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हैज मैक्सिमम रेंज, और प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कब, व्हेन इट इज हिट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 एंगल से थ्रो करें या हिट करें तो वो ज़्यादा बाउंड्री तक जाएगा, या ज़्यादा उसकी रेंज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखें, इस केस में 45 का एंगल अचीव करना आसान होता है, मतलब क्रिकेट मैच में 45 का एंगल अचीव करना क्या होता है, प्लेयर के लिए इजी होता है। इन अ क्रिकेट मैच दिस एंगल इज पॉसिबल टू अचीव। ये क्रिकेट मैच में ये एंगल प्लेयर के लिए अचीव करना क्या होता है, इजी होता है। बट इट इज डिफिकल्ट व्हेन वी टॉस द बॉल बाय आवरसेल्फ। देखें, ऊपर फेंकेंगे सीधा नीचे आएगा, एंगल उस टाइम 90 बन रहा होगा, तो उस टाइम 90 पे आप इतने जैसे, या 90 या कोई और एंगल बन रहा होगा, लेकिन 45 का एंगल बनाना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। किस केस में, कि जब आप खुद ही टॉस ऊपर की तरफ बॉल को फेंके और फिर बैट से उसको खुद ही हिट करने की कोशिश करें, मतलब बॉलर है ही नहीं। जबकि इस केस में 45 से शॉट लगाना क्या होता है, ईजी होता है, जिसकी वजह से बॉल ज़्यादा डिस्टेंस क्या कर सकती है, कवर करेगी। अब ये पहली रीज़न हमने लिखी है। सेकंड है, द बॉलर थ्रोज द बॉल विद ग्रेटर फोर्स। जो बॉलर है वो एक सर्टन ज़्यादा फोर्स से बॉल को क्या कर रहा होता है, फेंक रहा होगा प्लेयर की तरफ। एंड वी कैन स्ट्राइक इट विद प्रॉपर फॉलो थ्रू। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि फॉलो थ्रू क्या होता है, कि हम बॉल के साथ बैट को आगे की तरफ ज़्यादा लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास फॉलो थ्रू करने का टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन इट विल इंक्रीज द क्लूजन टाइम, जिसकी वजह से क्लूजन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दैट इंक्रीजेज द इम्पल्सिव फोर्स। वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इम्पल्स का, J इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा टी। फॉलो थ्रू के टाइम, फॉलो थ्रू के वक्त क्लूजन टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्सिव फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है जब बॉलर बॉल करवाता है तो वो हाई स्पीड से बॉल को थ्रो कर रहा होता है, मतलब बॉल की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फिर जब बैट उसको हिट करेगा ना, तो एक्शन और रिएक्शन के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि बॉल की स्पीड ज़्यादा है तो वो बैट पे आके एक्शन ज़्यादा लगाएगी, तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि दूसरे केस में तो आपने खुद ही बॉल को ऊपर फेंकना है, तो बॉल की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं, द बॉलर थ्रोज द बॉल विद ग्रेटर फोर्स एंड वी कैन स्ट्राइक इट विद प्रॉपर फॉलो थ्रू।
और उसको हम फॉलो थ्रू कर सकते हैं, मतलब बैट को बॉल के साथ साथ आगे लेके जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, देन इट विल इंक्रीज द क्लूजन टाइम, जिसकी वजह से क्लूजन टाइम इंक्रीज हो जाता है। दैट इंक्रीजेज द इम्पल्सिव फोर्स, और ये मैंने यहाँ पे बताया टाइम ज़्यादा होने से इम्पल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉल, जिसकी वजह से बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी सिग्निफिकेंटली टू गो फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस, जिसकी वजह से बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो इसके हमने दो रीज़न लिखे हैं। फर्स्ट रीज़न क्या था कि बॉलर जो क्रिकेट मैच में जब बॉलर बॉल करवाता है तो उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल होती है, और प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 45 का एंगल क्रिकेट मैच में तो अचीव करना पॉसिबल है, रादर देन कि हम खुद ही बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें एंड देन हिट लगाएं। तो उसका मतलब है क्रिकेट मैच में 45 का एंगल अचीव करना पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से रेंज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो बॉलर है वो हाई स्पीड से या हाई ज़्यादा फोर्स से बॉल को थ्रो करता है। अब जब वो बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हम बैट को और बॉल का टाइम इंक्रीज कर देते हैं, किस तरह, फॉलो थ्रू करके बॉल को, मतलब बैट को बॉल के साथ साथ आगे की तरफ लेके जाके, जिसकी वजह से टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और जब इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी इसका मतलब है बॉल पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो वह फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। जबकि खुद से जब आप टॉस करके बैट से हिट करें ना तो बॉल इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही बॉल ने नीचे आ जाना है, तो वो आपको ज़्यादा हिट करने में डिफ़िकल्टी भी होगी और वो ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं करता। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। An aeroplane, while traveling horizontally, drops a bomb when it was exactly above the target. जैसे यहाँ पे भी मैंने पिक्चर बनाई हुई है, यहाँ पे हम बना लेते हैं दोबारा से कि ये एक फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, ठीक है, जिसने बॉम्ब को क्या करना है, ड्रॉप करना है। और क्या करता है, यहाँ पे ये टारगेट है जिस पे इसने ना हिट करना चाहता है, इस टारगेट पे। अब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर है ना, अगर ये यहाँ से बॉम्ब को रिलीज करेगा ना, एग्जैक्टली अबव द टारगेट है, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी फॉर टारगेट। अब वो यहाँ पे हिट करना चाहता है बॉल को इस पॉइंट पे, और एरोप्लेन एग्जैक्टली अबव द टारगेट है, तो कहते हैं when it was exactly above the target the bomb misses the target explain। तो कहते हैं कि बॉम्ब जो है वो टारगेट पे नहीं गिरेगा, कहते हैं इसको एक्सप्लेन करें। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है द बॉम्बर misses the target because of the projectile motion of the ball। बॉल सॉरी नहीं आएगा, projectile motion of the bomb, ठीक है, ऐसे लिखें। तो यहाँ पे क्योंकि देखें अब एरोप्लेन कहाँ पे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो बॉम्ब जो है वो भी तो पहले एरोप्लेन में ही था ना, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, वो भी आगे की तरफ ही मूव कर रहा होता है। उसका मतलब है इट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, तो आप भी तो गाड़ी के साथ साथ आगे ही जा रहे हैं ना। इसी तरह एरोप्लेन पहले फॉरवर्ड मूव कर रहा था, तो बॉम्ब भी तो एरोप्लेन के इनसाइड ही है। उसका मतलब है बॉम्ब में भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होने की वजह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा और वो कहीं आगे जाके यहाँ पे लेट्स सपोज हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ बॉम्ब इज ड्रॉप व्हेन एरोप्लेन इज एग्जैक्टली अबव द टारगेट, कि जब एरोप्लेन एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर है तो फिर क्या होगा, इट विल स्ट्राइक अ हेड।
तो वो कहाँ पे हिट करेगा, उस टारगेट से आगे जाके हिट करेगा, बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि जो बॉम्ब है उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी। हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि वी आई एक्स या वी एफ एक्स कॉन्स्टेंट रहती है, विच इज वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो बॉम्ब है वो फॉरवर्ड मूव करेगा और आगे जाके हिट करेगा। इसीलिए क्या एडवाइस किया जाता है कि बॉम्बर जो है, एरोप्लेन को आपने जब भी किसी टारगेट पे हिट करना है, एग्जैक्टली अबव ना हो बल्कि उससे थोड़ा पीछे की तरफ हो, और फिर बॉम्ब को क्या करें, रिलीज करें, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन बने और बॉम्ब जाके टारगेट पे हिट कर सके। का मतलब है कि जो भी आपके पास पायलट वगैरह होते हैं उनको क्या एडवाइस की जाती है कि वो जब टारगेट से पीछे हों तब वो बॉम्ब को रिलीज करें, नहीं तो अदरवाइज बॉम्ब जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल स्ट्राइक अहेड ऑफ द टारगेट, मतलब टारगेट से आगे जाके हिट करेगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट, काइनेटिक एनर्जी एट द समिट, समिट का मतलब होता है पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द प्रोजेक्शन पॉइंट। तो इसी को मैंने ना नीचे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द प्रोजेक्शन पॉइंट। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाएं, ये वाई एक्सिस आ गया और ये एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ से प्रोजेक्टाइल जाएगा और इस तरह से ऑलमोस्ट उसकी शेप होती है। ये जिस पॉइंट से आपने इसको थ्रो की है इसको मैं ए कह देता हूँ, दिस इज द पॉइंट बी जहाँ पे वो हिट करेगा, और ये इसका समिट पॉइंट है। पीक पॉइंट होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, समिट पॉइंट। अब कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल्स टू 1/4, मतलब वो 4 टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं। प्रोजेक्शन पॉइंट इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। अब एट हाईएस्ट पॉइंट पे बचे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, 0, लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो और उसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो एट समिट पॉइंट there is only one component of the velocity which is vi cos of theta, whereas the y component of velocity becomes 0। तो इसीलिए हमने काइनेटिक एनर्जी एट द समिट, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे हमने लिखना है हाफ एम, और वेलोसिटी कौन सी लेनी है, ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मैं आपसे यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे होगा हाफ एम वी एफ एक्स स्क्वेयर। अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जस्ट एक्स कंपोनेंट लेना है, बिकॉज द वाई कंपोनेंट एट द समिट इज 0, और वी एफ एक्स या वी आई एक्स किसके इक्वल होता है, वी आई कॉज ऑफ थीटा। ये हमने प्रोजेक्टाइल में आप देखें तो प्रूव किया होता है। 1/4 एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल at the projection point is, kinetic energy at a point of projection is 1/4, तो एज इट इज आ गया, और स्टार्टिंग पे होती है हाफ एम वी आई स्क्वेयर। अब क्या किया है हमने,
इसको मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट जस्ट ओपन किए हैं, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया हमने, सो वी हैव हाफ एम। अब ये स्क्वायर वी आई पे भी है और कॉज पे भी है, सो इट बिकम वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/4 हाफ एम वी आई स्क्वायर। देखें, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें इनके साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो वी हैव cos square theta which is equals to 1/4, taking square root on both side, taking square root on both side, तो ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा, cos ऑफ थीटा। और यहाँ पे 1/4 का जब आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो बन जाएगा 1/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर रूट ले लेना है। तो हमारे पास कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2। अब थीटा को इधर ही रहने दें, कॉस इनवर्स को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। एंड जस्ट अब ने आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है, कॉस इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज द एंगल, जिस एंगल से आप उसको थ्रो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/4 हो जाएगी एज कंपेयर टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी, कोई भी एक सर्टेन वेलोसिटी है ऑफ प्रोजेक्शन, और शुरू में हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग हाइट। कि जो मैक्सिमम रेंज है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये मैक्सिमम रेंज इसके इक्वल हो जाए 4 टाइम्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग हाइट। डिस्कस मतलब सिंपल वर्डिंग में कहना चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h, इसको क्या करें, प्रूव करें। तो हमें पता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो होती है आर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45। तो ये थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो जब आप ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो द इक्वेशन बिकम वी आई स्क्वेयर साइन 245 डिवाइड बाई जी, 45 into 2 become 90. Next is vi square sine 90 degree divided by g, where sine 90 is 1, तो ये वाला sine 90 खत्म हो जाएगा because sine 90 degree equals to 1. Now we have just left with vi square over g. इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। Next is, as we know that the height of the projectile is vi square sin square theta over 2g, तो हमने एज इट इज लिखा। और हमने देखे एंगल पहले क्या पुट किया था 45, तो यहाँ पे भी हम एंगल 45 ही लेंगे। ये रेंज हमने मैक्सिमम रखनी है एंड द मैक्सिमम रेंज इज एट 45, तो यहाँ पे भी थीटा फिर क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि बॉल को आप एक ही एंगल से फेंक सकते हैं ना एट अ टाइम, दो डिफरेंट एंगल्स तो नहीं हो सकते। तो थीटा हेयर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 45 डिग्री। नाउ वी आई स्क्वेयर ओवर 2g को मैंने ज़रा सेपरेट कर दिया। साइन 45 आप कैलकुलेटर पे लिखें, इसका आंसर आएगा 1/√2। और नेक्स्ट वी आई स्क्वेयर ओवर 2g एज इट इज, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है एंड द स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर रूट 2 इज 2, क्योंकि स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इस 2 को
इनसाइड में लेके जा रहा हूं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, so the equation become, next is vi square over g as it is, यहाँ पे vi square over g रह गया एज इट इज, 1/4 बन गया। और ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था कि vi स्क्वायर ओवर g जो होता है वो मैक्सिमम रेंज की है, जिसको भी हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। ऊपर देख लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आई थी, vi स्क्वायर ओवर g के। इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, जस्ट यहाँ पे। सो vi स्क्वायर ओवर g की जगह पे हमने मैक्सिमम रेंज लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1/4। 4 will go to the other side, so it will become 4h is equals to r maximum. So maximum range, it implies maximum range is equals to the 4h। यही इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द एंगल, मतलब थीटा आपने फाइंड करना है, फॉर विच द मैक्सिमम हाइट h reached and the corresponding range r are equal। वो कौन सा एंगल होगा जिस पे हाइट और रेंज इक्वल हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हाइट एंड रेंज आर इक्वल। We know the formula of height of projectile is vi square sin square theta divided by 2g। हमने फॉर्मूला लगाया। r की जगह पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा दें, विच इज vi square 2 sin theta cos theta over g। एक एंड रिजल्ट तो हमारे पास ये भी होता है, vi square sin 2 theta लिखते हैं ना हम, 2 theta over g। तो हम साइन 2 थीटा को मैंने फुल फॉर्म में लिखा है उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जो उसकी शुरू के स्टेप्स होते हैं। अब देखें बच्चे, जो चीज़ कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। वी आई स्क्वेयर इस वी आई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, ये जी इस जी से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा इस स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह गया, इस साइड पे जस्ट रह गया एक साइन थीटा, 1 साइन थीटा, और ये 2 रह गया, और दूसरी साइड पे कॉस थीटा बच गया है और ये वाला 2 बच गया। ओके, तो अब इसको ज़रा रीअरेंज करेंगे। तो साइन थीटा अपनी जगह पे ही है, इस साइन थीटा को हमने इधर ही रखा, कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड इस 2 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है इधर, तो इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4, एंड वी नो दैट द साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। नाउ tan को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो tan इनवर्स 4, जस्ट आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, tan इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 76 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को थीटा कितना हो 76 डिग्री हो, तो उसकी हाइट और उसकी रेंज की वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। थैंक यू।